नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमने सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट स्टडी किया था। मैग्नेटिक सर्किट हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट को कैसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडेज लॉ ट्रांसफार्मर में कैसे लगता है। उसके बाद हम आए थे ट्रांसफार्मर टॉपिक पे, जो कि हम बोले थे कि ट्रांसफार्मर में हमको दो तरीके का ट्रांसफार्मर पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अलग अलग ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। टैंक होता है, ठीक, ब्रीथर होते हैं, कंजर्वेटर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है हमको दो तरीके का ट्रांसफर पढ़ना है प्रिंसिपल वाइज, एक आइडियल ट्रांसफार्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक, आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर हम पिछले क्लासेस में स्टडी कर दिए थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है, और आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जब हम लोड नहीं लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है, और जब लोड लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने ये बोला था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में दो तरीके का केस पढ़ेंगे। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब लोड न लगा हो, नो लोड, और जब लोड लगा हो। ठीक है, जब लोड नहीं लगा हो और जब लोड लगा हो। आइडियल में क्या किए थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइडियल से क्या रिलेशन निकल के आया था। आइडियल में हम ये बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि ट्रांसफार्मर के कोर पे बांधी जाती है इस तरीके से। ठीक, ये है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसे नीचे से लाके ऊपर से ऐसे बांधी जा रही है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कितने टर्न्स का वायर इसमें लपेटा गया है। जिधर का टर्न्स ज़्यादा होगा उधर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर हमको किसी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करना है, जैसे कि हम 200 वोल्ट यहाँ पे दिए, अगर हमको यहाँ पे 400 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर वाला टर्न्स बढ़ा देंगे। तो जिधर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए उधर नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अगर इधर 200 वोल्ट है और हमको इधर 100 वोल्ट चाहिए सेकेंडरी साइड में, तो हम क्या करेंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स इसके कंपैरिजन में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो स्टेप अप के लिए हम क्या बोले थे कि N2 जब ग्रेटर देन N1 रहेगा तब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप। जब सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप। जब N2 जो है N1 से छोटा होगा तब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर हमारा कैसे काम करता है, मैग्नेटिक सर्किट के बेसिस पे काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, वायर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बट मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स के थ्रू क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। हम प्राइमरी में वायर को लपेटें, सेकेंडरी में वोल्टेज आ गया, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। कहीं डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, नहीं है। ये एक कोर है, एक सिंपल कोर है, उसके एक साइड में तार बांध दिए, उसके दूसरे साइड में तार बांध दिए, और हमको उधर वोल्टेज मिल गया। जो कोर है, उस कोर का काम था कि इसमें जो फ्लक्स जनरेट कर रहे थे हम करंट देके, उस फ्लक्स को क्या कर रहा था, इधर भेज रहा था इसमें
जो फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा था, इस फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड कर रहा था कि वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाए और वहाँ पे फ्लक्स इंटरेक्ट करे और फैराडेज लॉ की मदद से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो। ठीक है, तो कोर का हमारा बस पर्पज ये था कि कोर को क्या करता है, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलक्टेंस पाथ। ये सब हम मैग्नेटिक सर्किट में बता दिए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था अभी तक आइडियल ट्रांसफार्मर में, हमने ये देखा था कि ये जो कोर है, इस कोर की परमिएबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट है। कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है, मतलब कि यहाँ पे करंट देने से जो फ्लक्स जनरेट होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो करंट से जो फील्ड होगा या फ्लक्स होगा, तो उसका जो पाथ है उसमें रिलक्टेंस क्या है, बहुत कम है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़े थे L/μA, ये सब पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक सर्किट में। जब म्यू की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे तो रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। रिलक्टेंस की वैल्यू 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी फ्लक्स आएगा 100% फ्लक्स इसमें चला जाएगा, कोई भी फ्लक्स इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, कोई भी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट पाथ, शॉर्ट सर्किट पाथ। ठीक है, तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर में ये केस लेके चले थे और उसमें हमने ये कहा था कि जैसे ही रिलक्टेंस 0 होगा तो एमएमएफ की वैल्यू क्या पढ़े थे, एमएमएफ इक्वल्स टू फ्लक्स बाई एमएमएफ इक्वल्स टू, या इसको हम ऐसे बोल देते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, हल्का सा इसको रिमाइंड करते हैं। फ्लक्स को हम किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखिए जब फॉर्मूला हल्का सा भूल जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं, यही एक तरीका है। फ्लक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म में क्या होता है, I होता है। ठीक, एमएमएफ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म में क्या होता है, V होता है, कोई भी भूल सकता है फॉर्मूला। और जो S होता है मैग्नेटिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपैरिजन में क्या होता है, R होता है रिलक्टेंस रेसिस्टेंस, एमएमएफ ईएमएफ, फ्लक्स करंट। ये एनालॉजी हो गई। हमको ये फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ हम कभी नहीं बोलेंगे, भूल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। उसी तरीके से V इक्वल्स टू आई आर, तो यही चीज़ हम लिख देते हैं, V की जगह क्या लिख दिए, एमएमएफ, और I की जगह क्या लिख दिए, फ्लक्स, और R की जगह क्या लिख दिए, S। ये फॉर्मूला है। तो हम इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट का फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, एमएमएफ इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। ठीक है, ये हम तरीका बता दिए। अब हम ये बोले थे आइडियल ट्रांसफार्मर में कि रिलक्टेंस हमारा क्या है, 0 है। तो जब रिलक्टेंस की वैल्यू 0 करेंगे, जब रिलक्टेंस की वैल्यू 0 कर देंगे तो एमएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0। 0 इंटू कोई भी टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमको ये पता चला था कि इस ट्रांसफार्मर में जब भी हम कोई वोल्टेज सोर्स देंगे, इस ट्रांसफार्मर में जब भी हम कोई वोल्टेज सोर्स देंगे तो उस वोल्टेज सोर्स से इसमें जो फ्लक्स है उसको प्रोड्यूस होने के लिए हमको एमएमएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म में सोचें, मतलब कहीं अगर करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए ईएमएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। उसी तरीके मैग्नेटिक सर्किट में इसमें फ्लक्स को फ्लो होने के लिए हमको एमएमएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एमएमएफ का मतलब क्या होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला होता है N इंटू आई, ये भी मैग्नेटिक सर्किट में बताए थे। N इंटू आई मतलब यहाँ से ट्रांसफार्मर क्या करेगा, कोई करंट नहीं लेगा। मतलब इसका ये समझा जाएगा, कोई करंट नहीं लेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी एमएमएफ। ये इसका मतलब ये लेते हैं कि एमएमएफ 0 का मतलब ये हुआ, एमएमएफ 0 का मतलब कि अगर एक बार किसी करंट की वजह से फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो गया तो वो फ्लक्स ऑलरेडी, वो फ्लक्स पूरे टाइम के लिए इसमें क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो फ्लक्स कभी कंजर्व रहेगा। ठीक है, वो फ्लक्स का कहीं लॉस नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ।
ठीक है, एमएमएफ जीरो का मतलब क्या हुआ, लेकिन इनिशियली क्या करते हैं हम, करंट देते हैं, जिस करंट को बोलते हैं कि इनिशियली मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट देते हैं उसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट या आई म्यू। बहुत सारे किताब में आई म्यू लिखेगा, बहुत सारे किताब में आई एम लिखेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास का इसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि इसको कनेक्ट करना है। तो हमने ये देखा था कि जब भी हमारा कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब रिलक्टेंस जीरो होती है, मतलब एमएमएफ क्या हो गया, जीरो। एमएमएफ जीरो का मतलब हुआ कि इनिशियली कोई मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा, वो फ्लक्स एक बार क्या करेगा, कोर में सेटअप कर देगा, उसके बाद किसी करंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि जैसे ही वोल्टेज हुआ, जैसे ही हम एसी सप्लाई वोल्टेज दिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात बता रहे हैं, जैसे ही हम एसी सप्लाई वोल्टेज दिए तो उससे जो मैग्नेटाइजिंग करंट निकला, इस करंट की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जहाँ भी करंट होगा वहाँ फ्लक्स होगा, जहाँ भी करंट होगा वहाँ फ्लक्स होगा। ठीक, तो इस करंट की वजह से फ्लक्स हुआ और इस फ्लक्स जो है इस वायर को क्या किया, कट किया। फ्लक्स का नेचर क्या था, अल्टरनेटिंग। फ्लक्स का नेचर क्या था, फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। क्यों अल्टरनेटिंग था, क्योंकि एसी वोल्टेज की वजह से एसी करंट था, तो एसी करंट की वजह से जो फ्लक्स रहेगा वो भी एसी रहेगा, तो एसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर से, प्रिंसिपल बता रहा हूं, जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर से इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ है, इसलिए इसको हम बोल दिए E1। ठीक, क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ E1। किस लॉ से, फराडेज लॉ के। फराडे का यही नियम है कि किसी भी कंडक्टर में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, किसी रेट से जब फ्लक्स उस कंडक्टर को कट करता है, रेट का मतलब क्या है, ये फ्लक्स साइनसोइडल है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में कट करेगा। तो किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो उस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो इसी वजह से ये वोल्टेज आया। ठीक, इसी को हमने क्या किया, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी जो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है, जो इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है बाय फराडेज लॉ, इसकी जो वैल्यू होगी ई की, वो हम ईएमएफ इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर का हमेशा एग्जाम में आता रहता है, डिराइव करवाए थे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4.44 FN 4.44 FN phi 4.44 FN phi। ये हम बोले थे कि इस ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू इतनी होगी और इसको हम डिराइव करवाए थे। ये डिराइव्ड है पिछले वीडियो में, जिसका डेरिवेशन देखना है वो देख लो। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक साल में ये रिपीट कर देता है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर का यही से बन जाता है कि एक ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करिए। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन ये हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ था, बस फराडेज लॉ लगाए थे, E इक्वल्स टू -N d∅dt। इसको इंटीग्रेट किए थे, फिर P डिवाइडेड बाई √2 किए थे, तो ये आ गया था। पिछला वीडियो रेफर कर लेना। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ आया था। ठीक है, अब हमने ये बोला इसको कि जब ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि फराडेज लॉ की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसकी पोलैरिटी होगी। बिल्कुल, बिना पोलैरिटी के कोई वोल्टेज हो ही नहीं सकता। या तो पोलैरिटी कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है। बिना पोलैरिटी के कोई वोल्टेज नहीं होता है। कोई भी वोल्टेज हो उसकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, निगेटिव टर्मिनल किधर है। उसी तरीके से ईएमएफ या वोल्टेज जब इस यहाँ पे इस कॉइल में जब प्रोड्यूस हुआ तो उसकी पोलैरिटी भी होगी। तो इसकी पोलैरिटी जो है, उसकी पोलैरिटी जो हम देखेंगे कैसे निकलेगी, वो कैसे, लेंज लॉ की मदद से। लेंज के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लेंज, उन्होंने कहा
कि इसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी, इसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि ये अपने कॉज को अपोज करेगा। इसका मतलब यह है कि इसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि इसका कॉज क्या है, किस वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, करंट की वजह से, क्योंकि करंट से फ्लक्स आया था, फ्लक्स लिंक किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, इस वोल्टेज की पोलैरिटी से अपोजिट होगी, इस वोल्टेज की पोलैरिटी से अपोजिट होगी। तभी तो इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी से अपोजिट होगी तो करंट को अपोज करने, इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के हिसाब से किसी भी कंडक्टर में फैराडेज लॉ की मदद से जब ईएमएफ जनरेट होता है तो ईएमएफ की पोलैरिटी वो होती है कि इस तरीके से उसकी पोलैरिटी होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इसका कॉज था करंट, करंट को अपोज करने के लिए इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव इसलिए क्योंकि इधर से पॉजिटिव निगेटिव तो इधर से करंट आएगा, ये भी पॉजिटिव निगेटिव बनाएगा, इसका मतलब इधर से करंट, दोनों करंट क्या करे, कैंसिल करे। ये बात है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि ईएमएफ कैसे डिराइव होगा, ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे डिराइव होगी। अब उसके बाद एक रिलेशन निकाले थे इस ईएमएफ इक्वेशन से, जब ईआरएमएस निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ से ईआरएमएस की वैल्यू ये होगी, आरएमएस बार बार लिखते नहीं हैं, ठीक है। एसी में किसी कोई जो वोल्टेज निकालते हैं वो आरएमएस ही निकालते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। यहाँ से जब हम इस वाइंडिंग में ईएमएफ देखेंगे तो क्या बोल दिए, E1, और नंबर ऑफ टर्न्स था तो N की जगह क्या कर दिए, N1, ठीक। अब क्या हुआ कि यहां से तो ईएमएफ हो गया, ठीक। इस करंट की वजह से जो फ्लक्स था उसकी वजह से ईएमएफ हो गया। अब ये फ्लक्स क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद ये कोर की वजह से ये फ्लक्स क्या किया, एक और इधर कंडक्टर बंधा हुआ था सेकेंडरी में, ये फ्लक्स क्या किया, यहाँ पे जाके इंटरेक्ट किया। तो फैराडेज लॉ की वजह से रेट ऑफ चेंज किसी कंडक्टर में रहेगा तो वहाँ पे ईएमएफ होगा, तो यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट हो गया, जिसको हम बोल दिए E2, जिसको हम बोल दिए E2, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम अभी लोड नहीं लगा है, इसके आगे हम क्या किए हैं, अभी लोड नहीं लगा है, ठीक है। तो इसके आगे जब हम लोड अभी नहीं लगाए हैं तो जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक इस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ तो करंट फ्लो होने के लिए यही वोल्टेज है ना, इसी से करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो मेन करंट आया था वो सप्लाई से आया था, लेकिन इसकी पोलैरिटी ऐसे हो गई कि इधर करंट ना फ्लो हो के इधर करंट फ्लो का मतलब एक तरीके से अपोज कर रहा है। तो नो लोड के केस में इस तरीके से हुआ था। तो जब हम उस केस में लिखेंगे E2 की वैल्यू, तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.44 F N2 phi। जब हम यहां से E1/N1 लिखते हैं तो कोई कांस्टेंट चीज आती है, E1/N1 जब करेंगे तो यहां से कांस्टेंट चीज आ गई 4.44 F phi, और E2/N2 भी क्या आ गया था, 4.44 F phi, ठीक। तो हमको ये पता चला कि ये दोनों क्या है, किसी सेम टर्म के बराबर है, ये भी E1/N1 भी सेम है, E2/N2 भी सेम है। तो इस यहाँ से हम इसीलिए लिखते हैं E1/N1 इक्वल्स टू E2/N2, या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो N1/N2 इक्वल्स टू E1/E2। ये रिलेशन हम हमेशा याद रखते हैं, ये रिलेशन हम याद रखते हैं कहाँ से आया। अब हम ये कह रहे थे कि जब हम यहाँ पे लोड लगाते हैं, जब हम यहाँ पे कोई लोड लगाते हैं, ठीक, जब हम यहाँ पे कोई लोड लगाएंगे तो इस लोड में जब ईएमएफ जनरेट हुआ था तो करंट फ्लो होगा, सिंपल करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट का करंट जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि इसमें से जो करंट निकले अपने कॉज का अपोज करे, यही तो था लेंज लॉ। तो ईएमएफ इस तरीके से अगर निकलेगा, ईएमएफ इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से करंट क्या हुआ, इस करंट को हम बोल दिए I2, इस करंट को हम बोल दिए एक बार के लिए I2,
और जैसे ही हम लोड लगाएं, नो लोड के केस में हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट था क्या था, आई म्यू। लेकिन जब लोड लगाते हैं तो हम इस करंट को एज्यूम कर लिए थे, ये केस 2 था, I1। क्या था केस, I1। ठीक, तो ये पोलैरिटी इस तरीके से हुई कि जो करंट है इसमें कॉज का अपोज करेगा। कैसे करेगा कि जैसे ही करंट ये इसमें से, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, हम क्या बोले थे कि जो फ्लक्स ऊपर होगा, जब करंट होगा तो उसके क्या होता है, जब करंट की डायरेक्शन, जब हम कॉल फिंगर्स लेंगे तो जो थंब बताता है वो फ्लक्स बताता है, या जब करंट हम कॉल फिंगर लेंगे तो थंब क्या बताएगा, उसका फ्लक्स बताएगा, और जब थंब करंट लेंगे तो कॉल फिंगर क्या बताएगा, फ्लक्स बताएगा। ठीक, तो इसमें जो करंट है वो किस तरीके से है, करंट कुछ इस तरीके से आ रही है, अंदर से ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके, तो फ्लक्स क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। इस तरीके से करंट जा रही है ना, ये करंट जा रही है, ऐसे नहीं, ये करंट जा रही है। जब ये करंट जाएगी तो अब इसका कॉज क्या था, इस करंट का कॉज ये फ्लक्स तो था, यही फ्लक्स इससे इंटरेक्ट किया तो ईएमएफ हुआ, ईएमएफ से करंट हुआ। तो करंट ऐसे बहेगा कि ये फ्लक्स इससे इंटरेक्ट ही ना करे। ये फ्लक्स इससे कब नहीं इंटरेक्ट करेगा, जब इस फ्लक्स को कोई फ्लक्स काट दे। तो ये करंट इस तरीके से बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर। पहले से जो फ्लक्स था उसको कट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमने डायग्राम बता के, अगर इसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और करंट I1 है, तो यहाँ पे MMF क्या हो गया, N1I1। इस कॉइल में MMF क्या हो जाएगा, N2I2। यहाँ से जब रेशियो देखेंगे तो हम देखेंगे I1/I2 इक्वल्स टू N2/N1। I1/I2 इक्वल्स टू N2/N1। जब हम ये दोनों रिलेशन को मिला देते हैं तो एक फाइनल रिलेशन हमारे पास आता है, N1/N2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू I2/I1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फाइनल रिलेशन आया अभी तक आइडियल के केस तक। आइडियल के केस तक अभी तक ये रिलेशन आया हमारे पास। ठीक है, ये रिलेशन आगे लेके चलना है जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक था कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की क्या चीजें हमको लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, हेडिंग जो था वो प्रैक्टिकल लिखा था, बट डिस्कस अभी कर रहे थे आइडियल की कुछ चीजें जो पिछले क्लास में अच्छे से कवर उतनी नहीं हो पाई थी। चीजें सब बता दिए थे, थोड़ी और क्लियरिटी इसमें मिल गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर नो लोड। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, जैसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम क्या जूम करके चल रहे थे कि जो परमिएबिलिटी है वो इन्फिनिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में परमिएबिलिटी इन्फिनिटी नहीं होगी। परमिएबिलिटी इन्फिनिटी नहीं होगी तो रिलक्टेंस भी जीरो नहीं होगा, जो कि आइडियल में था। रिलक्टेंस जीरो नहीं होगा तो एमएमएफ की भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। मतलब इसमें हमको कोर में फ्लक्स को सेट करने के लिए, कोर में फ्लक्स को सेटअप करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एमएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ एमएमएफ की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक, उसमें तो था कि एक बार आई म्यू की वजह से फ्लक्स सेट हो गया, फिर हमारा आइडियली है तो कभी फ्लक्स वो होगा नहीं, कभी लॉस होगा नहीं। लेकिन नो लोड के केस में क्या होगा कि हमको एमएमएफ जीरो नहीं है, मतलब हमको कुछ ना कुछ करंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि कोर में हमारा फ्लक्स सेट हो सके, और ट्रांसफार्मर की वर्किंग इसी फ्लक्स पे है। ये फ्लक्स जब तक इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा।
ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इससे कैसे आता है। जैसे N1 बाई वर्किंग अभी और समझ में आ जाएगा, एक सवाल से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे E2 डेवलप होता है तो अगर यहाँ पे वोल्टेज कोई पूछ रहा है तो E2 V2 सेम है क्योंकि ओपन सर्किट है। अगर फॉर एग्जांपल हमको कोई वोल्टेज यहाँ पे दिया है 100 वोल्ट, एक क्वेश्चन के है रूप में, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर का टर्न है N1 50 और N2 क्या है 100, N1 है 50 और N2 क्या है 100, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, अगर यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट है तो हमसे कोई बोल दिया कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज बताइए सेकेंडरी में, तो इस फॉर्मूले में लिखेंगे N1 की वैल्यू कितनी है 50 और N2 की वैल्यू कितनी है 100, और E1 क्या है, सप्लाई में वोल्टेज, यही E1 V1 है, अभी यही E1 V1 है क्योंकि रेसिस्टेंस है नहीं, तो E1 V1 क्या है सेम है। तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या लिए हैं 100 और E2 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो E2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 100 इंटू 100 अपॉन में 50, कितनी हो गई 200 वोल्ट, कितनी हो गई 200 वोल्ट। मतलब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितना सप्लाई किए थे 100 वोल्ट, हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितना सप्लाई किए हैं 100 वोल्ट, सेकेंडरी में कितना मिल गया 200 वोल्ट। हो गया स्टेप अप, जादू तो हुआ नहीं, क्या हुआ स्टेप अप हुआ। बिना तार का और डायरेक्ट कनेक्शन के मैग्नेटिक सर्किट की वजह से 100 से कितना हो गया 200, ये सामने निकल के आया, कहाँ से निकल के आया, जो ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से ये हम डिराइव किए थे, तो यहाँ से चीज़ें हमको निकल के आ गई। तो अब हमको धीरे धीरे विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, ट्रांसफार्मर की जो चीज़ें बताई जा रही है वो सही में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ था ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कितने थे 100, तो जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा था वहाँ पे वोल्टेज क्या हुई, ज़्यादा हुई प्राइमरी के कंपेरिजन में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कहें कि इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी तो रिलक्टेंस भी इनफाइनाइट नहीं होगा, रिलक्टेंस जीरो नहीं होगा और MMF भी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है तो उसमें कुछ ना कुछ करंट देना होगा जिसकी वजह से क्या हो MMF हो, और MMF की वजह से क्या हो फ्लक्स हो। फ्लक्स हमेशा किसकी वजह से होता है MMF, जैसे करंट हमेशा किसकी वजह से होता है EMF। ठीक है, तो अब हम इसमें एक केस पढ़ते हैं नो लोड केस, नो लोड केस, या नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, यही नो लोड से, नो लोड वाले केस से हम स्टार्ट करेंगे कि जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जिसकी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, रिलक्टेंस जीरो नहीं है, तो नो लोड के केस में लोडिंग जब हम नहीं देंगे, यहाँ पे लोड नहीं लगाएंगे ट्रांसफार्मर में, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, हम लोड लगाते हैं, बिना लोड के क्या मतलब, लेकिन हम एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे लोड नहीं लगाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है, क्या क्या पैरामीटर है, ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे कि नो लोड के कंडीशन में ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करेगा।